गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर थॉरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन एक्चुअली. जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होना होगा. ना केवल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, इवन इट मस्ट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ना केवल ऐसा बट फेज भी क्या होना चाहिए, सेम. Second thing is when solute get dissolved in the solvent, what actually happen is it just get into the extra space particles between the solvent. Solute basically करता क्या है कि solvent के जो particles हैं उनके बीच में जो space होता है वहाँ जाके वो trap हो जाता है, and that makes a bond between the solute and solvent. तो very important thing that we are going to miss is कि solute and solvent जब मिलके solution बनाएंगे तो ये कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. मीन्स कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन रिएक्टिव. इफ सॉल्यूट रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट, इट नॉट गोइंग टू मेक अ सॉल्यूशन, इट विल गोइंग टू गिव यू अ केमिकल रिएक्शन. एंड रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस. Formation of solution is a physical process, right? That's why it makes a homogeneous mixture. Second thing what you are talking about is it contains two components. First is solute and second is solvent. Solute basically करता क्या है, solute एक लार्ज पार्टिकल है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज़ है वो कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा. फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर एंड शुगर का, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट आई मीन सॉल्वेंट है उनके पार्टिकल का साइज़ थोड़ा कम. सो बेसिकली होगा क्या कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. सॉल्वेंट बेसिकली क्या, कैसे डिफाइन कैसे करेंगे इसको. सॉल्वेंट को हम डिफाइन करेंगे कि वो कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है. अक्सर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे तो पानी ज़्यादा लेंगे और नमक कम लेंगे, बिकॉज वाटर इज एक्टिंग हेयर एज सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है वो एक्ट करेगा कैसे, सॉल्यूट. सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफाइन विद द क्वांटिटी, राइट. सेकेंड यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए बच्चों, डेट इज़ द बाइनरी सॉल्यूशन. That is the binary solution. Binary solution means if the solution consists of two components, one solute and one solvent. क्या बोलेंगे इसे हम, बाइनरी सॉल्यूशन. सेम अगर टर्नरी सॉल्यूशन हुआ तो इन दैट केस वी हैव वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट्स, राइट. जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, उसके इसमें क्या लेंगे, पानी, लेमन, शुगर, 2-3 कंपोनेंट ले सकते हैं. सेम क्वाटरनरी हो सकता है, और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला गया एंड हमने क्या बना दिया यहाँ पे, सॉल्यूशन. क्या फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, सॉल्यूशन, राइट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हमने ये देखना है बच्चों कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फेज यहाँ पर जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं उनको क्लासीफाई किया गया. जैसे कि हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है. अब गैसियस सॉल्यूशन होगा क्या, गैसियस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमेशा सॉल्वेंट मेरा क्या रहेगा, गैस. सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस. ओके, अगर सॉल्वेंट मेरा गैस है और सॉल्यूट भी मेरा गैस है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ गैसियस सॉल्यूशन, राइट. जिसके एग्जांपल हो सकता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जो एयर मेरा कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेरे पास सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है. इन द सेम वे अगर मेरा सॉल्यूट लिक्विड हुआ तो उसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस. सेम अगर मेरा सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉलिड एंड गैस, तो क्या बोलेंगे ऐसे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट. नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन आपने ज़्यादा रिलेट किया हो, और अक्सर हम लोग डील जो करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वी आर गोइंग टू डील इट विद द लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली, राइट. अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, अगर मेरा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, सो वी विल टेक इट एज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है. एक्वेटिक एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं, द रीज़न इज बिकॉज दे यूज़ द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन द वाटर.
बेसिकली उसी ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं फॉर द सर्वाइवल। नेक्स्ट इज द लिक्विड एंड लिक्विड। आपने पढ़ा होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो बनता है उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमल्शंस। क्या बोलते हैं? इमल्शंस। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, रॉन्ग मत लेके जाना इसको। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड लिक्विड, मीन्स कि अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड, दैट इज ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, दर्जनों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन? इन दिस केस बेटा हमारा सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो हम क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड सॉल्यूशन। सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज गैस एंड सॉलिड। अब गैस एंड सॉलिड में हम देखेंगे इन दिस वी विल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, hydrogen and palladium. In this case beta hydrogen basically get dissolved in the palladium, right, and this makes a solution in which solid is solvent and gas is solute. Next is when the solute is liquid. When the solute is liquid, in that case we will take an example of amalgam dissolved in sodium. Amalgam dissolved in sodium, ये बेसिकली एक कंपोजिशन बनाता है बच्चों जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के अंदर यूज होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉलिड सॉलिड, इट्स अ एलॉय फॉर्मेशन, इट्स अ एलॉय फॉर्मेशन। कई बार हम देखते हैं डिजॉल्व बेसिकली हम मिक्स करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल मेटल्स को, तो क्या फॉर्म होता है? एलॉय फॉर्मेशन होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा होगा गोल्ड। बेसिकली जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, 24 कैरेट्स होता है, बट इसके अंदर क्या करते हैं हम? उसके अंदर कुछ अदर कंपाउंड्स ऐड करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं जिससे उसकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इज़ अबाउट द गैशियस सॉल्यूशन में। देखो एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। गैशियस इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा मेरा? गैस। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को डिजोल्व किया गया है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, राइट। अब इसके बाद हम लोग करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, बट सॉल्यूशन बना क्यों रहे हैं? और अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करना ज़रूरी क्यों है? मतलब वाई देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्रेस इस कंसंट्रेशन, उसको जानना ज़रूरी क्यों है? अब जब कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो समझने की कोशिश करो कि वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि सर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। Remember that we should always know that why there is a need of expressing the concentration of solution, be it very practically. Practically अगर देखा जाए और सोचा जाए तो घर में बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं। हम जलजीरा बनाते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं, हम चाय बनाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब अगर इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो सपोज अगर हमने चाय बनाई और उसमें चीनी बहुत ज़्यादा हो गई तो, सपोज नींबू पानी बनाया और उसमें नमक ज़्यादा हो गया तो अगर इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में चेंज हुई तो जिससे होगा क्या? रिजल्ट्स वेरी करेंगे और कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं वो सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न टू नो वाई देयर इज़ अ importance of adding solute in the solution or to know what it is the concentration of solute in the solution। ठीक है, अब उसको जानने के लिए कुछ मेथड्स हमारे पास, यानी कि हमें कैसे जानेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं बच्चों। उन टर्म्स के बदौलत हम क्या कर सकते हैं? इनकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेज़र कर सकते हैं। फर्स्टली ये बच्चों डेट इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसे? मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज हम क्या निकालते हैं बच्चों? हम निकालते हैं कि कितना मेरा जो कंपोनेंट है उसका मास परसेंट कितना है, मतलब कितने अमाउंट में, कितने वेट में प्रेजेंट है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम निकालेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी उसका कितना मास है। सपोज मैंने सॉल्यूट डाला 2 ग्राम और मेरा सॉल्यूशन है 20 ग्राम, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/20 कि सर 20 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 ग्राम सॉल्यूट डाला है, सो दैट इज़ द रेशियो, ऑब्वियसली वी कैन मेजर इट। बट हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज आपको पता है दैट इज़ पर 100, यानी 100 ग्राम्स में कितना है, 100 में कितना है वो वैल्यू। सो दिस विल बी नथिंग बट द मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड इनटू 100, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 100 ग्राम में कितना होगा। अगर हम कह रहे हैं कि मेरा जो सॉल्यूट है वो है 20%, कितना है? 20%। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो है 20% है, यानी कि मेरा सॉल्यूट, सो हम कहेंगे कि सर इट इज़ 20 ग्राम
जो है सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, यानी कि 20 ग्राम मेरा जो सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर मेरा ज़रूरी थोड़ी ना कि जो मेरा सॉल्यूट है वो ऑब्वियसली सॉलिड हो, लिक्विड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। इन दैट केस हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, राइट। तो कहने का मतलब है कि 100 ml मतलब पर 100 ml में मेरा जो सॉल्यूशन सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है। सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूशन 10% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि सर मेरा जो सॉल्यूट है डेट विल बी 10 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये था बच्चों मास परसेंटेज। नेक्स्ट क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम, यानी कि इस बार एक हमने क्या लिया है, सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूट है मेरा क्या है वो सॉलिड है और मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड। तो क्या बनेगा, एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस केस बेटा हम देखेंगे कैसे इसको निकालेंगे। इन दिस वी विल हैव द मास ऑफ द कंपोनेंट, राइट, पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम कहें कि इन दिस केस मेरा जो है 10% ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, मतलब 10% सॉल्यूट है, तो हम कहेंगे सर इन दिस केस 10% मीन्स कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन निकालने की क्या ज़रूरत है, पार्ट्स पर मिलियन पर 100 जब हम निकाल रहे थे तो हम देख रहे थे कि 100 ग्राम में कितना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितना है। अब 10 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर है बच्चों। जब 10 लाख में हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा एटम्स की, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 100 में भी तो निकाल सकते थे। इसका मतलब ये रहा होगा, या लॉजिक क्या रहा होगा, लॉजिक ये रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं तो सॉल्यूट यहाँ पे है, उसका साइज़ बहुत छोटा रहा होगा, इसी वजह से हमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स लेने पड़े। और ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं पॉल्यूशन को, यानी जब हमें पॉल्यूशन कैलकुलेट करना है कि पॉल्यूशन कितना है, कितने ट्रेसेस ऑफ पॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उस केस में हमें क्या निकालना होता है बच्चों, हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख में कितने हैं, यानी 10 लाख पार्टिकल्स में मेरा जो सॉल्यूट है वो कितना है। सपोज जो मेरा पॉल्यूटेंट है उसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल जो कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन के वो कितने हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, यानी पर मिलियन में कितना मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अब मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन में कोई खास अंतर है क्या, नहीं, कुछ खास नहीं है। मास परसेंटेज हम निकाल रहे थे तो हम निकाल रहे थे पर 100 में मेरा सॉल्यूट कितना है। जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन जो है बच्चों उसको रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, राइट। और अगर मैं निकाल रहा हूँ Zi2 का मतलब क्या, Zi भी बोल सकते हैं। अगर मैं निकाल रहा हूँ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो मैं बोल सकता हूँ सर इट इज़ N2/N1 प्लस N2, मीन्स कि कितना मेरे सॉल्यूट के मोल्स है। जाहिर सी बात है अगर मैं लेके चलूँ कि एक सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, अब इसमें या तो मेरे सॉल्यूट होगा या मेरा सॉल्वेंट होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, कितना प्रेजेंट है, तो सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले तो, उसके बाद सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो, अब इनका रेशो ले लो। अब रेशो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले क्या लिया, सॉल्यूट के मोल्स, उसको सर डिवाइड किया हमने किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। सो दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या जाएगा, जिसे Zi1 बोला गया, दिस विल बी N1/N1 प्लस N2, राइट। क्या हो जाएगा, Zi1 विल बी N1/N1 प्लस N2, मीन्स कि सॉल्यूशन के अंदर मेरा सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो कैलकुलेट किए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। एक और चीज़ जो कि बड़ी कमाल की है, हम कहते हैं कि सर Zi1 और Zi2 ये हमेशा इक्वल्स टू 1 होंगे, क्या होंगे, इक्वल्स टू 1। अब ऐसा क्यों होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये बेसिकली बता क्या रहा है, एक रेशो बता रहा है, एक फ्रैक्शन बता रहा है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो
तो कहीं ना कहीं अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई रेशियो है मेरे पास सॉल्वेंट के पाए जाने की, या फ्रैक्शन ले लो, ये मेरे पास कोई रेशियो है सॉल्यूट के पाए जाने की, तो उसका सम 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर या तो आपको सॉल्यूट मिलेगा किसी अमाउंट किसी रेशियो में, या आपको सॉल्यूट मिलेगा, या तो आपको सॉल्यूट मिलेगा या आपको सॉल्वेंट मिलेगा। तो मीन्स द रेशियो और द फ्रैक्शन हैव द सम इक्वल्स टू 1, राइट। दिस विल बी द थिंग। नेक्स्ट है बच्चों मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है बच्चों, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसे ये नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो बेटा क्लास 11 में हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, राइट। क्लास 11 में क्या पढ़ा था हमने, मोल कॉन्सेप्ट। और हमने कहा था कि सर जो 1 मोल होता है वो बेसिकली किसको डिफाइन करता है, ये कुछ नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन करता है। एंड दैट नंबर ऑफ एटम्स इज बेसिकली इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। चाहे इसको आप एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कि किसी भी एटम के कितने जो एटम्स हैं वो कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, राइट। सपोज अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके कितने एटम्स होंगे, सर इतने होंगे। 1 मोल ऑफ सिल्वर है तो उसके कितने एटम्स होंगे, इतने। तो नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है जो हमने सीखा था क्लास 11 में, इट इज़ गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मोलैरिटी में हम देखते हैं कि कितने मोल्स मेरे पास सॉल्यूट के हैं। इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में अगर लीटर्स में ले रहे हैं तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में कितना मेरे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, कितने मेरे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज द मोलैरिटी। सेकेंड इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या करेगा, इसके इसमें चेंज हो गया। मोलैलिटी में क्या आ जाएगा बच्चों, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकालेंगे, बट इस केस में मेरे पास वॉल्यूम की जगह आ जाएगा मास, और मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे इन केजी, मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी। सो दोनों टर्म्स थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। पहली वाली टर्म है मोलैरिटी जिसको हम निकालते हैं वॉल्यूम में, सेकेंड है मोलैलिटी जिसको हम निकालते हैं मास में। अब कहा जाता है कई बार कि मोलैलिटी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मोलैरिटी कंपेयर में। तो रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रीज़न इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी, यानी कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब कैसे पता लगाएंगे, समझ मान लेते कोई साइंटिस्ट है, उसने 2 सॉल्यूशन बनाए। अब दोनों सॉल्यूशन में से एक में उसने निकाली है मोलैलिटी और दूसरी की क्या निकाली है, मोलैलिटी। सपोज मानते हैं ए सॉल्यूशन जो है उसमें मोलैरिटी कैलकुलेट हुई है और बी में मोलैलिटी। अब दोनों सॉल्यूशन को उसने रख दिया, उसने कहा कि मैं 10 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ और 10 दिन के बाद आऊँगा। और जब 10 दिन बाद आया तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो मोलैलिटी और मोलैरिटी जो दोनों की रीडिंग्स है, जो उसकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ है, वो क्या है, एक केस में चेंज हो गई। और कौन सा केस था वो, डेट इज़ द मोलैरिटी। अब क्यों चेंज हुआ, द रीज़न इज़ जब वो 10 दिन बाद आया तो उसने देखा टेम्परेचर डिफरेंस है कि 10 दिन बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एज सून एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। यस, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। बट द लकी थिंग इज मोलैलिटी के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज मास का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि मास बेसिकली टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, राइट। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि सर कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, रीडिंग्स हम ले लें, मोलैलिटी की जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट आएंगे। एंड इन साइंस वी नो डैट वी ऑलवेज वांट एक्यूरेट रिजल्ट्स, एक्यूरेसी ही मेन रोल है बच्चों, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, ये हमने डिफाइन कर ही दिया। इसके बाद आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास सामने, आप सभी इसको ट्राई कीजिए। अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगा, इसको देखना और इसको ट्राई करो।